नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 27 अक्टूबर सन 2025। आज 27 अक्टूबर सोमवार को देश भर में छठ पूजा का प्रमुख पर्व मनाया जा रहा है। यह एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है। छठ पूजा सूर्य देवता और छठी मैया को समर्पित है, जिसमें महिलाएं विशेष व्रत रखती हैं और जल में खड़े होकर अर्घ्य देती हैं। यह बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेष धूमधाम और भक्तिभाव के साथ मनाया जा रहा है। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बारिश के आसार, प्रदूषण से मिलेगी राहत, पहाड़ों की हवाएं और गिराएंगी तापमान। मौसम में बदलाव हुआ शुरू, दिन के मुकाबले रातें हुई अधिक ठंडी। खंड कृषि अधिकारी ने बताया गेहूं बिजाई का उत्तम समय। हिसार में किसानों का महापड़ाव, आज से बरवाला में SDM कार्यालय पर जुटेंगे, 3 दिन चलेगा धरना। हिसार के नलवा को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात मिली। धन्यवाद रैली में CM नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। IGI एयरपोर्ट से यात्रा करने वालों के लिए खुशखबरी, आज से कई तरह की खास आधुनिक सुविधाओं का मिलेगा लाभ। हिसार जिले में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस गांव में 5 करोड़ रुपए से बनने जा रहा है नया स्टेडियम। बिना फास्टैग वाले वाहनों से अवैध वसूली पर लगेगी रोक। UPI आधारित नई टोल संग्रह व्यवस्था होगी लागू। पानीपत में निरंकारी समागम में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, भोडवाल माजरी स्टेशन पर ठहराव करेंगी ये ट्रेनें। पलवल के लिए बड़ी खुशखबरी, बल्लभगढ़ से मेट्रो विस्तार को मिली मंजूरी। हरियाणा में बाजरा खरीद में धांधली, 5 अधिकारियों पर होगी FIR। दूसरे राज्य से धान की अवैध एंट्री पर भी सरकार सख्त। मन की बात का 127वां एपिसोड, PM मोदी ने छठ की बधाई दी, कहा त्योहारों में स्वदेशी वस्तुओं की जबरदस्त खरीदारी हुई। और बिना JEE क्लियर किए बिना मिलेगा IIT में एडमिशन। IIT खड़गपुर में सर्टिफिकेट्स और मेडल्स के आधार पर मिलेगी एंट्री। सेशन 2026 के लिए जल्द जारी होगी गाइडलाइंस। विमेन्स वर्ल्ड कप में इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा। भारत ने 8.4 ओवर में 57 रन बनाए। 27 ओवर में 126 का टारगेट था। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मौसम में बदलाव आने लगा है। नारनौल में रात का तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो कि सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा। दिन का तापमान भी सामान्य से कम दर्ज किया जा रहा है। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्र मोहन ने बताया कि 27 अक्टूबर यानी आज से राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की जा सकती है। इससे दिवाली के बाद बड़े प्रदूषण से राहत मिलेगी। वहीं रात व दिन का तापमान 1 से 2 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है। वहीं 1 नवम्बर से प्रदेश में सर्दी महसूस होने लगेगी। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक 27 अक्टूबर को पश्चिमी विक्षोभ के साथ साथ अरब सागर पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है। इन दोनों का असर प्रदेश के मौसम पर पड़ेगा और हल्की बारिश का दौर चलेगा, जो कि 28 से 30 अक्टूबर तक ये प्रभाव दिखाई देगा। जिन क्षेत्रों में अधिक जलभराव हुआ है वहां कोहरा जल्दी गिरना शुरू होगा। हरियाणा के अधिकतर शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों को सरसों चना की बुआई करने की सलाह दी है। इस समय का मौसम फसलों की बुआई के लिए अनुकूल है। विशेष रूप से चना की खेती के लिए यह मौसम सबसे अच्छा माना गया है। जो किसान सरसों की बुआई नहीं कर पाए हैं उन्हें 30 अक्टूबर से पहले इसे पूरा कर लेना चाहिए। हरियाणा के हिसार में रविवार को CM नायब सिंह सैनी ने धन्यवाद रैली की। नलवा हलके में जनसभा का आयोजन किया गया। CM ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस के लोगों ने चुनाव में नौकरियां बांट ली थी। वे कहते थे कि मुझे वोट दो, मैं 50 नौकरियां दूंगा। वहीं CM ने नलवा हलके के लिए करीब 25 घोषणाएं भी की। इनमें पूर्व CM चौधरी भजनलाल के नाम से नलवा विधानसभा में 1 करोड़ रुपए से एक प्रवेश द्वार बनाने की घोषणा की। साथ ही CM ने ऐलान किया कि पनिहार में एक सब हेल्थ सेंटर भी खोला जाएगा। आजाद नगर में प्राइमरी स्कूल को हाई स्कूल तक अपग्रेड किया जाएगा। मंगाली को सब तहसील बनाने का प्रस्ताव भी मांगा गया है। रैली में कुलदीप बिश्नोई भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हमारे CM नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के नेताओं को बेरोजगार कर दिया। CM ने इतने काम विकास की किए हैं कि आज उनके पास कोई भी काम नहीं बचा है। नलवा विधायक रणधीर पनिहार ने अपने संबोधन के दौरान मंच से CM से आजाद नगर में अस्पताल बनाने, चौधरीवास गाँव में हेल्थ सेंटर बनाने और भिवानी के सिवानी को हिसार में शामिल करने की मांग रखी। इस कार्यक्रम से पहले हिसार के गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में प्रदेश स्तरीय संत नामदेव जयंती समारोह हुआ। यहाँ CM ने कहा कि समाज के लोगों ने जो मांग पत्र दिया है उसे सभी विभागों को भेजकर इनको पूरा करवाने का काम करेंगे। कोई भी एक शिक्षण संस्थान का नाम संत शिरोमणि नामदेव पर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि धर्मशालाओं को भूमि देने का काम भी करेंगे। इसके अलावा जिन जिलों में पुरानी धर्मशालाएं हैं उनके पुनरुद्धार के लिए 31 लाख रुपए देने का भी ऐलान CM ने किया। साथ ही सोलर पैनल के लिए 20 लाख रुपए और देने का ऐलान किया गया।
हरियाणा में भाजपा व कांग्रेस अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे पर हावी होते हुए दिखाई दिए। रविवार को रोहतक में पूर्व मुख्यमंत्री एमसीएलपी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राव नरेंद्र के खिलाफ दर्ज मामले को राजनीतिक द्वेष भावना से प्रेरित बताते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित प्रदेश सरकार को हर मामले में नाकाम करार दिया। हुड्डा ने कहा कि आज हरियाणा देश में सबसे असुरक्षित राज्य बन चुका है। भिवानी पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पर पुराने सीएलयू कांड में याचिका दायर हुई है। कांग्रेस बेवजह भाजपा पर आरोप लगा रही है। भ्रष्टाचार कांग्रेस के नस नस में है, जिससे कि बचने के लिए वह भाजपा पर दोष मढ़ना चाहती है। साथ ही नायब सिंह सैनी डेमी सीएम ही नहीं है, बल्कि जनता के बीच रहकर जनता की इच्छा अनुसार काम करने वाला मुख्यमंत्री है। ये सब बातें भिवानी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौले ने कही। वहीं मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर हमला बोलते हुए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि यदि सब कुछ पोर्टल से ही होना है तो फिर प्रदेश में सरकार की क्या आवश्यकता है। कांग्रेस राज में गन्ने का भाव बढ़ा था, भाजपा राज में लागत बढ़ा दी है और कीमत घटा दी है। सरकार ने एक साल में कोई भी वादा पूरा नहीं किया। सरकार आए दिन 24 फसलों पर एमएसपी देने की बात करती है, लेकिन हरियाणा में तो 24 फसल होती ही नहीं है। आज धान और बाजरे पर एमएसपी नहीं मिल रहा है। साथ ही 2022 तक किसान की आय दोगुनी करने की बात कही थी, लेकिन लागत दोगुनी कर दी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पहले लागत कम थी, लेकिन आज लागत अधिक है। हरियाणा में बाजरा और धान की खरीद प्रक्रिया में हो रही धांधली को लेकर सरकार ने अब सख्त रवैया अपना लिया है। एक दिन पहले निलंबित किए गए 5 अधिकारियों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए। सरकार ने कनीना और कोसली अनाज मंडी में ई खरीद पोर्टल और मार्केट कमेटी के रजिस्टर में अंतर पाए जाने पर कनीना मंडी के सचिव सह ईओ मनोज परासर व कोसली अनाज मंडी के सचिव सह ईओ नरेंद्र कुमार को निलंबित कर दिया था। इसी तरह मार्केट कमेटी करनाल में अलग अलग आईपी का इस्तेमाल कर फर्जी गेट पास जारी करने पर मंडी सुपरवाइजर हरदीप व अश्वनी और ऑक्शन रिकॉर्डर सतवीर को निलंबित किया गया था। इन सभी पर अब सीएम नायब सिंह सैनी ने मुकदमा दर्ज करने को कहा है। एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी किए हैं। सीएम ने सभी संबंधित विभागों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक भी बुलाई, जिसमें कहा गया कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। खरीद की आड़ में सरकार के साथ धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में सभी जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक भी ऑनलाइन माध्यम से जुड़े। उनसे सीएम ने कहा कि दूसरे राज्यों से फसल लाकर हरियाणा में बेचने वालों पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए। निर्देश दिए गए कि दूसरे राज्यों से आने वाले धान की अवैध एंट्री को हर कीमत पर रोका जाए। इसके लिए सभी सीमावर्ती जिलों में पुलिस को नाकेबंदी करने को भी कहा गया। बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि कुछ स्थानों से बाहरी राज्यों से धान की आमद और गेट पास स्कैनिंग में अनियमितताओं की शिकायतें मिली है। सीएम ने कहा कि केवल मंडी के निर्धारित दायरे में ही गेट पास स्कैन किया जाएगा। जिन मंडियों में गेट पास स्कैन सिस्टम का दुरुपयोग हुआ है, वहां संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों की पहचान करके विस्तृत रिपोर्ट दी जाए। ऐसे मामलों में कड़ी प्रशासनिक कार्रवाई के साथ साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। भिवानी के गांव ढाणी लक्ष्मण निवासी करीब 19 वर्षीय मनीषा के मौत मामले में सीबीआई की जांच जारी है। सीबीआई की टीम एक बार फिर से दिल्ली से भिवानी पहुंच गई है। करीब 55 दिन से सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन मनीषा की मौत का रहस्य अभी भी बरकरार है। मनीषा के पिता सीबीआई के हवाले से बेटे की हत्या की बात कह चुके हैं, लेकिन सीबीआई फिलहाल पुष्टि नहीं कर पा रही है। परिवार को उम्मीद है कि अब जल्द ही न्याय मिलेगा। दिल्ली से तीसरी बार भिवानी लौटी सीबीआई की टीम एक बार फिर से घटनास्थल पर जाकर छानबीन की। टीम इससे पहले भी मनीषा के घर और उन अन्य स्थानों का बार बार दौरा कर चुकी है जिसका संबंध मनीषा से रहा है। साथ ही भिवानी पुलिस केस को आत्महत्या बता चुकी है। तो वहीं मनीषा के नोट से भी अभी पर्दा नहीं उठा है कि वो किसने लिखा था। मौसम में बदलाव शुरू हो चुका है। रात के समय जमकर ओस बरस रही है। दिन के मुकाबले रातें अधिक ठंडी हैं। सुबह मीठी ठंड का एहसास भी होने लगा है। मौसम विशेषज्ञों की माने तो आगे मौसम साफ रहने का अनुमान है। किसान भी धान की फसल समेटने के बाद सरसों व गेहूं की बिजाई की तैयारियों में जुटे हैं। खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र सिंह का कहना है कि ठंड दस्तक दे चुकी है। गेहूं बिजाई का उत्तम समय की बात करें तो 25 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच का है। इस समय अवधि के बीच किसान अपनी गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। इस समय अवधि के बीच की गई गेहूं की बिजाई का उत्पादन अच्छा रहता है। गेहूं बोने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर के अंत से लेकर नवंबर के मध्य तक होता है, जिसमें सबसे उपयुक्त समय 10 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच माना गया है। देर से बुआई के लिए आप नवंबर के अंत से दिसंबर के मध्य तक बुआई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए उपयुक्त किस्म का चुनाव करना भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देर से बुआई के मामले में कम अवधि वाली या फिर यूं कहें कि पछेती किस्मों का उपयोग करें ताकि उपज में कमी न आ पाए। बुआई के समय मिट्टी में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और जल निकासी की अच्छी व्यवस्था भी होनी चाहिए। देरी से बुआई करने पर पैदावार धीरे धीरे कम हो जाती है, इसलिए समय पर बुआई करना ही सबसे अच्छा माना गया है।
हिसार जिले के बरवाला में अखिल भारतीय किसान सभा और अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के संयुक्त आह्वान पर आज यानी 27, 28 और 29 अक्टूबर को एसडीएम कार्यालय बरवाला पर किसान मजदूरों का पड़ाव होगा। इस पड़ाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसके लिए उकलाना तहसील के कई गाँव के जीप जत्थे ने दौरा करके लोगों को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। जनसभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने कहा कि हाल की भारी बारिश और जल भराव से किसानों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, लेकिन सरकार एमएसपी पर खरीद न कर किसानों के साथ अन्याय कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ किसानों की हर फसल खरीदने का दावा करती है तो वहीं दूसरी ओर मंडियों में कौड़ियों के भाव खरीद से सरकार के दावों की पोल खुल रही है। उन्होंने बीमा कंपनियों पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे 100% खराब फसलों को भी नाम मात्र का नुकसान दिखाकर किसानों को ठग रही है। किसानों को राहत देने की बजाय कंपनियां प्रीमियम के नाम पर उनकी जेब काट रही है। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि सरकार जल भराव प्रभावित क्षेत्रों में जल निकासी करने में पूरी तरह से विफल रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों व मजदूरों की समस्याओं को गंभीरता से नहीं लिया तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन पड़ाव का रूप दिया जाएगा। किसानों व मजदूरों की प्रमुख मांगों की बात करें तो जल भराव से प्रभावित गाँव का स्थायी समाधान किया जाए, फसलों के नुकसान व क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा तुरंत दिया जाए, उजड़ चुकी बस्तियों का पुनर्निर्माण किया जाए, किसानों को डीएपी व यूरिया पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाए जाएं। साथ ही मंडियों में सरकारी भाव यानी कि एमएसपी पर फसलों की खरीद सुनिश्चित की जाए। साथ ही मनरेगा कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जाए और मजदूरी 600 रुपए प्रतिदिन तय की जाए। नेताओं ने कहा कि सरकार की बेरुखी अब असहनीय हो चुकी है। हरियाणा के पानीपत जिले के समालखा क्षेत्र में 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 78वें अंतर्राष्ट्रीय निरंकारी समागम का आयोजन किया जाएगा। इस समागम में देश भर से लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इन श्रद्धालुओं को आवागमन में बड़ी राहत प्रदान करते हुए उत्तर रेलवे ने दिल्ली अंबाला रेलवे लाइन पर स्थित भोडवाल माजरी स्टेशन पर कई लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव को मंजूरी प्रदान कर दी है। ट्रेन नंबर 12,057 व 58 दौलतपुर चौक नई दिल्ली जनशताब्दी और 22,709 व 10 अंब अंदौरा हुजूर साहिब नांदेड़ साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का 7 नवंबर तक भोडवाल माजरी स्टेशन पर 2 मिनट तक अस्थायी ठहराव किया गया है। सप्ताह में हर वीरवार यानी आगामी 30 अक्टूबर और 6 नवंबर को अंब अंदौरा से दोपहर 3:50 पर हुजूर साहिब नांदेड़ के लिए रवाना होने वाली ट्रेन नंबर 22,710 रात 10:15 बजे भोडवाल माजरी स्टेशन पहुंचेगी और 2 मिनट के ठहराव के बाद अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो जाएगी। वाहन चालकों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार टोल प्लाजा पर डायनेमिक क्यूआर कोड सिस्टम लगाकर एक तीर से 2 शिकार करने की योजना बनाई है। इससे टोल प्लाजा कर्मचारी बिना फास्टैग वाहनों से अवैध वसूली नहीं कर पाएंगे, तो वहीं टोल टैक्स मद में संग्रहित होने वाला राजस्व ऑटोमेटिक टोल कंपनी व सरकार के खाते में जमा हो जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने 15 अक्टूबर को यूपीआई आधारित टोल संग्रह व्यवस्था संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। देश भर के सभी 1150 टोल प्लाजा पर अब डायनेमिक क्यूआर कोड डिस्प्ले लगाए जाएंगे। बिना फास्टैग के वाहन चालक इन स्क्रीन पर जनरेट होने वाले डायनेमिक क्यूआर कोड को स्कैन करके टोल टैक्स का भुगतान कर सकेंगे। ये कार्य इसी साल 31 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्क्रीनों पर प्रदर्शित होने वाला डायनेमिक क्यूआर कोड प्रत्येक लेन-देन के लिए यूनिक हिसाब किताब रखेगा और टोल शुल्क की सटीक राशि भी दिखाएगा। इससे टोल ऑपरेटरों द्वारा गलत शुल्क मांगने या फिर अधिक राशि वसूलने की गुंजाइश पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इस नई व्यवस्था से टोल प्लाजा पर लगने वाले वाहनों की लंबी कतारें खत्म हो जाएंगी। हरियाणा में खेल सुविधाओं का बुनियादी ढांचा मजबूत करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में हिसार जिले के गांव खरड़ और आसपास के गांव के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। अब उन्हें बेहतर सुविधाओं के लिए शहरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। खेल विभाग की ओर से खरड़ गाँव में लगभग 5 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक खेल स्टेडियम बनाया जाएगा। इस स्टेडियम में विशेष रूप से कुश्ती के लिए विशाल इंडोर हॉल तैयार किया जाएगा, जिसमें एक साथ 600 खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे। खरड़ गाँव में बनने वाला स्टेडियम न केवल स्थानीय खिलाड़ियों के लिए बल्कि आसपास के गाँव के युवाओं के लिए भी खेल प्रतिभा निखारने का केंद्र बनेगा। यह खेल स्टेडियम तकरीबन 6 एकड़ जमीन पर तैयार किया जा रहा है। खरड़ गांव के कुश्ती हाल में आधुनिक मैट और सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। हाल की डिजाइन ऐसी होगी कि यहां राज्य स्तर की प्रतियोगिता भी की जा सकेंगी। गांव के कोचों और युवा खिलाड़ियों ने कहा है कि यह सुविधा मिलने से उन्हें शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गाँव के ही बच्चे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन कर मेडल जीत सकेंगे। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित आईजीआई एयरपोर्ट से हवाई सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि केंद्रीय विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने शनिवार को एयरपोर्ट के पुनर्निर्मित टर्मिनल 2 यानी कि T2 का उद्घाटन कर दिया। ये टर्मिनल रविवार से शुरू हो चुका है। नवीनीकरण कार्यों के चलते इस टर्मिनल को इसी साल अप्रैल महीने में बंद कर दिया गया था। अब इस एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। नई व्यवस्था के बाद एयर इंडिया और इंडिगो की 100 से अधिक घरेलू उड़ानें नए टर्मिनल पर अपना संचालन शिफ्ट करेंगी। इससे भीड़
भाड़ कम करने में मदद मिल सकेगी। नए टर्मिनल में सेल्फ बैगेज ड्रॉप की सुविधा मिलेगी। बताया गया है कि यात्री चेक इन लाइन में इंतजार किए बिना जल्दी से अपना सामान चेक इन कर सकते हैं। इस तकनीक का इस्तेमाल करके यात्री बैग टैग प्रिंट कर सकते हैं और उसे अटैच कर सकेंगे। बैग टैग की कॉपी को कन्वेयर बेल्ट पर स्कैन कर सकते हैं और एयरलाइन के आवेदन पर उसे प्रोसेस कर सकते हैं। यदि एयरपोर्ट की जगह को सही और प्रभावी ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो ये एयरपोर्ट सालाना तकरीबन 13 करोड़ यात्रियों को संभालने की क्षमता रखेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। नर्स के लिए आवेदक एएनएम, जीएनएम या बीएससी नर्सिंग धारक होने चाहिए। वहीं काउंसलर के पदों के लिए आवेदक साइकोलॉजी या सोशल वर्क या सोशियोलॉजी में ग्रेजुएट होने चाहिए। डाटा मैनेजर के पदों के लिए आवेदक स्नातक पास होने चाहिए। तो वहीं डॉक्टर यानी मेडिकल ऑफिसर के लिए आवेदक एमबीबीएस धारक होने चाहिए। जनरल, ओबीसी व ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए फीस तय की गई है। आयु सीमा 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन करने की आखिरी तिथि की बात करें तो 30 अक्टूबर है। सैलरी 15,000 रुपए से लेकर 60,000 रुपए पर मंथ मिलेगी। प्रधानमंत्री के रेडियो शो मन की बात के 127वां एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। पीएम ने कहा, आज लता मंगेशकर की जयंती है। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाला कोई भी उनके गीतों को सुनकर अभिभूत हुए बिना नहीं रह सकता। उनके गीतों में वो सब कुछ है जो मानवीय संवेदनाओं को झकझोरता है। पीएम ने छठ पूजा की शुभकामनाएं दी और लोगों से इस उत्सव में शामिल होने की अपील की। पीएम मोदी ने मन की बात में जीएसटी बचत उत्सव, सरदार पटेल की 150वीं जयंती, रन फॉर यूनिटी जैसे विषयों पर बात की। पीएम ने कहा कि इस बार त्योहारों के दौरान जीएसटी बचत उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह नजर आया। बाजारों में स्वदेशी वस्तुओं की खरीदारी में जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। तो वहीं पीएम ने कहा कि देश में त्योहारों का उल्लास है। कुछ दिन पहले दिवाली मनाई गई और अब छठ पर्व मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आप जहां भी हैं वहीं से छठ पर्व में भाग लें। छठ का महापर्व संस्कृति, प्रकृति और समाज की गहरी एकता का प्रतिबिंब है। समाज का हर वर्ग छठ घाटों पर एक साथ आता है। पीएम ने छठ को लेकर सभी को बधाई भी दी। पीएम मोदी ने देशवासियों से आह्वान किया कि वे 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150वें वर्ष को यादगार बनाएं। उन्होंने कहा कि यह गीत हर भारतीय के दिल में भावनाओं और गर्व का संचार करता है, इसलिए आने वाली पीढ़ियों के लिए इसकी विरासत को आगे बढ़ाना जरूरी है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि वे पूरे मन से इस आयोजन में भाग लें। प्रधानमंत्री ने यह भी याद दिलाया कि वंदे मातरम पहली बार साल 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और यह गीत भारत की आजादी की भावना का एक अहम प्रतीक रहा है। पीएम ने कहा कि बेंगलुरु में इंजीनियर कपिल शर्मा ने 6 झीलों और 40 कुओं को साफ करके दोबारा से जिंदा किया है। स्वच्छता को लेकर लोगों में काफी जागरूकता देखने को मिल रही है। पीएम ने कपिल शर्मा को इस काम के लिए धन्यवाद भी कहा। समंदर के किनारे मैंग्रोव को ज्यादा से ज्यादा लगाने की पीएम ने अपील की है। उन्होंने कहा कि ये मैंग्रोव हमें सुनामी और अन्य आपदाओं से बचाते हैं। वहीं अहमदाबाद के धोलेरा तट पर 3,500 हेक्टेयर में इसे लगाया गया है। मछली पालकों को भी इससे काफी फायदा हो रहा है। जलीय जीव में भी इससे बढ़ोतरी देखने को मिली है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरदार पटेल आधुनिक समय में देश के सबसे महान व्यक्तियों में से एक रहे हैं। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। मैं आग्रह करता हूं कि 31 अक्टूबर को सरदार साहब की जयंती पर हो रही रन फॉर यूनिटी में भाग लें। बता दें कि मन की बात को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है। मन की बात की ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी के 500 से अधिक ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से होती है। पहले एपिसोड की टाइम लिमिट की बात करें तो 14 मिनट थी, लेकिन जून 2015 में इसे बढ़ाकर 30 मिनट कर दिया गया था। बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात मोन्था आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ रहा है। यह 28 अक्टूबर की शाम या रात को आंध्र प्रदेश के काकीनाडा के पास तट से टकरा सकता है। तूफान के दौरान 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। वहीं सेना को भी स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन आज रात तक डीप डिप्रेशन में बदल जाएगा और 27 अक्टूबर की सुबह तक चक्रवात मोन्था में बदल जाएगा। मौसम विभाग ने 27 से 29 अक्टूबर तक येलो अलर्ट और 30 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सभी विभाग 24 घंटे एक्टिव रहेंगे। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सख्त हिदायत दी गई है। पूर्वी मध्य अरब सागर और दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बन रहे चक्रवाती सिस्टम के मद्देनजर भारतीय सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो 27 से 28 अक्टूबर तक यनम और रायलसीमा के कई इलाकों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। तूफान से निपटने के लिए राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं ओडिशा की बात करें तो 28 और 29 अक्टूबर को कई जिलों में भारी बारिश होने
होने की संभावना है। सबसे संवेदनशील जिलों की बात करें तो इनमें गंजम, गणपति, रायगढ़, कोरापुट और मलकानगिरी शामिल हैं। वहीं तमिलनाडु की बात करें तो राज्य में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। 28 अक्टूबर तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। चेन्नई में सबसे ज्यादा बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड में भी तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उधर दिल्ली में रविवार की सुबह इस सीजन में सबसे अधिक ठंडी रही। राजस्थान में आज से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। उदयपुर, कोटा और अजमेर संभाग के जिलों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना जताई गई है। इन इलाकों में तेज हवा चलने और बिजली चमकने को भी आशंका जताई गई है। सोमवार यानी 27 अक्टूबर आज से शुरू होने वाले हफ्ते में शेयर बाजार में तेजी का अनुमान लगाया गया है। दूसरी तिमाही के नतीजे, अमेरिका की बाहर चीन के साथ ट्रेड डील, ग्लोबल मार्केट संकेत, विदेशी निवेशकों की खरीद बिक्री से लेकर टेक्निकल फैक्टर्स बाजार की चाल तय करेंगे। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक सोमवार को मार्केट तकरीबन 50 पॉइंट्स ऊपर यानी 25,850 के लेवल तक खुल सकता है। DII की खरीदारी बाजार को ज्यादा नीचे गिराने से बचा रही है, तो वहीं पूरे हफ्ते बाजार के बुलिश रहने की संभावना है। निफ्टी 50 की रेंज 25,600 से लेकर 26,200 तक रह सकती है। ये लेवल टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन चेन के OI डेटा और DII की खरीदारी पर आधारित है। बाजार में कभी भी उतार चढ़ाव तेज हो सकता है, इसलिए कोई भी ट्रेड लेने के बाद रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल अवश्य करें। ग्लोबल मार्केट या ट्रेड डील जैसे फैक्टर्स भी बाजार को प्रभावित कर सकते हैं। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील फाइनल हो सकती है। इस घटनाक्रम पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। इसके अलावा निवेशकों की नजर अमेरिका चीन की मीटिंग्स पर भी रहेगी, जो ट्रेड टेंशन को कम कर सकती है। निवेशक रिजल्ट्स पर खास नजर रखेंगे। डिफेंस सेक्टर में मझगांव डॉक और BEL अपने नतीजे पेश करेंगे। इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, PNB हाउसिंग, IOC, कोल इंडिया, अडानी पावर, डाबर, BHEL और NTPC जैसी कंपनियों के रिजल्ट भी आएंगे, जो बाजार को नई दिशा दे सकते हैं। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। सुबह सवेरे हरियाणा की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।